हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है विलियन के लास्ट टॉपिक परासरण दाब का। ठीक है, परासरण या परासरण दाब क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं परासरण को, ताकि परासरण दाब का जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाए। देखिए, परासरण को समझने की से पहले हम लोगों को एक झिल्ली के बारे में समझना होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली का। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है ये झिल्ली। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो प्याज होता है, प्याज के ऊपर जब आप छीलेंगे तो उसके ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब वो होता है कि जिसमें से जो विलायक का कण है वो पार हो जाए। विलय के कण को वो नहीं जाने देगा, बल्कि विलायक के कण को क्या करेगा, पार होने देगा। तो उसी को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे आप लोगों ने चाय छन्नी देखा होगा, तो चाय छन्नी में आप देखते हैं कि जो हम चाय इसमें गिराते हैं, है ना, तो चाय गिराने के बाद जो चाय होता है हमारा पानी वाला लिक्विड विलायक वाला भाग, वो कप में चला आता है, लेकिन चायपत्ती वाला जो भाग होता है वो ऊपर रुक जाता है। ठीक है, तो यानी कि यही समझिए कि जैसे चाय छन्नी काम कर रहा है, वैसे ही हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली भी काम करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जो परासरण होता है वो होता क्या चीज़ है। देखिए, अगर मान लीजिए हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक झिल्ली है ना, और हमने यहाँ पर जो है वो इसमें जो है पानी और कोई दूसरा चीज़ पानी के साथ मिलाया हुआ है, यानी विलयन है। अगर इसमें हमने क्या किया, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली को डाला और जो विलायक के कण है वो इस झिल्ली से आर पार हो जा रहे हैं। इस झिल्ली से क्या हो रहे हैं, आर पार हो जा रहे हैं, मतलब इस तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन जो विलय के कण है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का पार होना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने किशमिश देखा है, किशमिश रेजिन, है ना। ये जो किशमिश है, अगर इसको हम क्या करें, पानी में डाल दें, किशमिश को पानी में डाल दें, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो पानी में डालने के बाद जब इसको हम निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो कहेंगे सर इसमें पानी इसके अंदर चला गया है, पानी इसके अंदर चला गया। इसका मतलब इसके पास भी एक लेयर था, उसी लेयर के द्वारा जो पानी की मात्रा थी वो पानी की मात्रा इसमें चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा जो सांद्रता थी वो अधिक थी, और जो ये किशमिश था, किशमिश के अंदर अगर हम बात करें, है ना, यानी पानी यहाँ पर अधिक है, लेकिन किशमिश के अंदर जो सांद्रता है वो ज़्यादा है। पानी की सांद्रता नहीं, गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर पानी तो रहा नहीं होगा, इसलिए जैसे ही हमने डाला, है ना, तो विलायक की क्वालिटी होती है कि विलायक हमेशा अधिक सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यानी गाढ़ापन किशमिश के अंदर था, तो पानी इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर गया और इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब सेम अगर इसी किशमिश को हम क्या करें, अगर इसी किशमिश को हम जो है नमक पानी के घोल में डाल दें, मान लीजिए किशमिश है और इसको हमने नमक पानी के घोल में डाल दिया, अब क्या आप कल्पना करेंगे इसके साथ क्या होगा। तो देखिए, ये जो किशमिश है वो फिर से पिचक जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, पिचक करके छोटा हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस बार जो था किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा था, है ना, और जो सांद्रता अधिक थी वो किसमें थी, विलयन में थी, यानी गाढ़ापन किसमें था, विलयन में था। तो पानी मूवमेंट कर जाएगा, पानी जो गति कर जाएगा वो किस तरफ, तो विलयन की तरफ कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विलायक के कणों का, है ना, विलायक के कणों का अधिक सांद्रता की ओर जाना, जहाँ गाढ़ापन रहेगा वहाँ जाएगा। ठीक है, अधिक सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बात समझ में आई, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि विलायक की कणों का, चलिए लिखते हैं, परिभाषा याद रखिएगा, परासरण क्या होता है, विलायक की कणों का, ठीक है, तो ये परिभाषा बन जाती है कि विलायक के कणों का कम
से अधिक सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। देखिए अगर हम बात करें कि जैसे ये किशमिश मैंने बताया कि किशमिश जब हमने शुरू में लिया था तो इसके अंदर गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो इसको जब मैंने पानी में डाला तो पानी के अंदर, पानी तो भाई गाढ़ा तो है नहीं, कुछ उसमें मिला नहीं है, तो विलायक का कण पानी इसके अंदर चला जाएगा, यानी अधिक सांद्रता की, विलायक के कणों का कम से, विलायक के कणों का कम से अधिक सांद्रता की ओर चले जाना ही क्या कहलाता है। तो अधिक सांद्रता इसके अंदर चला गया, इसलिए इसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन जैसे मैंने नमक पानी के विलयन में डाला, इसको नमक पानी का विलयन के घोल में इसको डाला तो फिर पिचक गया। क्यों पिचक गया? इसलिए क्योंकि इसके अंदर सांद्रता क्या थी, अधिक थी इसमें विलयन में, और पानी के अंदर शुद्ध विलायक था, तो शुद्ध विलायक क्या हो जाएगा, चला जाएगा नमक पानी के घोल की तरफ। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब जो परासरण दाब होता है वो किसे कहते हैं, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो परासरण दाब होता है, जब विलायक का कण इस तरफ जा रहा होगा, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से जब जा रहा होगा तो क्या होगा कि इसके साथ साथ विलय के जो कण होंगे वो भी पार होना चाह रहे होंगे, है ना। तो जो भाई जैसे ये विलायक का कण, मान लीजिए नमक पानी का घोल हमने मिलाया हुआ है, तो इसके झिल्ली के साथ साथ जो विलायक का कण पार हो रहा है, तो वो भी जैसे चाय छन्नी अभी मैंने बनाया था, तो देखिए जब ये इसमें से चाय जब जाएगा तो चाय पत्ती भी जाने का प्रयास करेगा, लेकिन इसको रोकेगा कौन, तो कहेंगे सर इसको चाय छन्नी का जो ऊपर ये जो लेयर लगा रहता है जाली वाला, वो इसको रोक लेगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली भी क्या करता है, ये विलय के कणों को आने से रोकता है, इसका विरोध करता है, और उसी दौरान जो इस पर प्रेशर यानी दाब क्रिएट होता है उसी को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। फिर से बात को समझिएगा, परासरण दाब क्या है। परासरण दाब कि जब विलायक का कण अर्धपारगम्य झिल्ली से पार होगा, ठीक है, तो विलय के कण जो होंगे वो भी पार होना चाहेंगे, लेकिन ये अर्धपारगम्य झिल्ली उसको पार नहीं होने देगा, तो उसी दौरान विलयन के द्वारा एक बल लगाया जाएगा, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली पर। ठीक है, जिसको हम लोग परासरण दाब का नाम देते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो जानते रहिए अर्धपारगम्य झिल्ली का फार्मूला Cu2Fe(CN6), ये इसका फार्मूला होता है। कभी भी आपसे पूछ ले कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो Cu(Fe(CN6). ठीक है, अब इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है परासरण दाब के। जैसे परासरण दाब में कभी कभी एग्जाम में आता है कि वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, है ना, या परासरण दाब का फार्मूला क्या है, तो जानते रहिए कि परासरण दाब का फार्मूला है πV=nRT। ठीक है, ये फार्मूला होता है परासरण दाब का। इसी को वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको वांट हाफ गुणांक भी कहते हैं, वांट हाफ गुणांक। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए R जहाँ पर है ये जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसके स्थान पर ऐसा भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है πV=NST, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर V को हम इस तरफ लेकर के आए तो V को इस तरफ लेकर आने पर हमको एक समीकरण ये भी मिल सकता है कि π=N/V/RT, है ना, ये भी समीकरण देखने को मिल सकता है। अब देखिए जो N/V है, ठीक है, वो सांद्रता होती है। सांद्रता मतलब मोलों की संख्या, विलयन में जितना मोल घुले हो उसी को सांद्रता कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकता है N/V बराबर, N/ जो V होता है ये बराबर होता है C के। तो आपको ये एक फार्मूला और भी मिल सकता है कि π=CRT। ठीक है, R के स्थान पर आप S भी कर सकते हैं, तो π=CST भी आपको मिल सकता है। तो इतने प्रकार से ये फार्मूले देखे जाते हैं, और एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आप जानते रहिए, है ना। तो ये विलयन का जो लास्ट टॉपिक था परासरण दाब और परासरण, ये आपका होता है समाप्त। अब जो है इस पर आधारित अगर न्यूमेरिकल है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और अगर आपको इससे पीछे का जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, ताकि आपका जो ये डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा परासरण दाब पूरा अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।